वेद प्रताप भी हंसा और बोला, ठीक है, हम बहुत बड़ा धमाका करेंगे। हालांकि अगले कुछ दिनों में बाहर जाते समय आपको सावधान रहना होगा। न, तुम्हारा मतलब क्रिस रेजन से है? हाँ, वह निश्चित रूप से बदला लेगा। वह ऐसा खुलेआम नहीं करेगा, बल्कि गुप्त रूप से करेगा। यह एक पुल है जिसे हमें पार करना होगा। वेद प्रताप ने यह कहते हुए अपना स्वर धीमा कर दिया। अगर क्रिस रेजन इस मामले को यहीं और अभी छोड़ दे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि अगर वह गुप्त रूप से उनके खिलाफ साजिश रचता है या उन्हें निशाना बनाने के लिए हत्यारे भेजता है, तो वेद प्रताप को क्रिस रेजन को उसकी ही दवा चखाने में कोई हिचक नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से वेद प्रताप ऐसे उपायों का सहारा नहीं लेना चाहेगा। आखिरकार क्रिस रेजन के पिता ओमान सिटी के लिए रक्षा सेना के भगवान हैं। एक बार ऐसी घटना का पता चलने पर सब कुछ बुरी तरह खत्म हो जाएगा। मेला ओमान सिटी के बाहरी इलाके में आयोजित किया गया था। यह वह जगह है जहां सबसे ज्यादा व्यापारिक लेन देन होते हैं। हर साल यहां एक शिखर सम्मेलन होता था। इस मेले में पड़ोसी राज्यों के मार्शल मास्टर भी अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने और खरीदने आते थे। जब वेद प्रताप मेले के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो वह लोगों की भीड़ और प्रदर्शन पर मौजूद सामानों की उच्च श्रेणी को देखकर चौंक गया। यह एक विलासिता की जगह थी, रईसों और मालिकों की दुनिया। लोगों की भीड़ के बीच बेतरतीब ढंग से घूमते हुए पल्स कंडेंसेशन स्टेज को देखना आश्चर्यजनक नहीं होगा। जब वेद प्रताप भीड़ की हरकतों को देख रहा था, तो उनके बीच एक हलचल मच गई। वेद प्रताप ने अपना सिर घुमाया और देखा कि मेले के प्रवेश द्वार पर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक सफेद आलीशान गाड़ी आ रही है। गाड़ी को खींचने वाले सभी घोड़े एक ही तरह के कीमती थे, ड्रेकोनिक स्नो हॉर्स। इन घोड़ों में बहुत तेजी और धीरज होता है। उनमें से एक की कीमत 10,000 सोने के सिक्के तक हो सकती थी। धनी परिवारों के युवा मास्टर्स को तो भूल ही जाइए, महान परिवारों के युवा मास्टर्स भी इसे खरीदने को तैयार नहीं होंगे। इसके अंदर किस तरह का व्यक्ति हो सकता है? उनके लिए सोने के सिक्के में कई हजारों की कीमत वाली गाड़ी में सवार होना, क्या यह हो सकता है कि शाही परिवार का कोई सदस्य यहाँ है? वेद प्रताप ने मन ही मन सोचा। इस समय रक्षित प्रताप ने कहा, क्या आप गाड़ी पर सुनहरे भाले के साथ एक शूरवीर को दर्शाती हुई शिखा देख रहे हैं? यह मार्शल क्वार्टर की गाड़ी है। मार्शल क्वार्टर? आपका मतलब मार्शल गुजराल है? वेद प्रताप ने पूछा। और कौन हो सकता है? पूरे ओमान किंगडम में केवल एक ही मार्शल है। ओमान किंगडम की सैन्य संरचना के भीतर 10,000 लोगों के कप्तान का पद एक बड़ी उपलब्धि है। अगला पद मेजर का होगा। मेजर से ऊपर कर्नल होता है, कर्नल से ऊपर जनरल होता है। अंत में जनरल से ऊपर मार्शल होता है। पिछले 80 वर्षों के दौरान पूरे ओमान किंगडम में केवल एक व्यक्ति ही मार्शल के पद पर पहुंच पाया है। ओमान किंगडम के कई नागरिक वर्तमान सम्राट के नाम से परिचित नहीं हो सकते हैं। हालांकि वे सभी मार्शल का नाम जानते थे। किंगडम प्रोटेक्टर ग्रैंड मार्शल ईशान गुजराल 80 साल पहले ओमान किंगडम को सन किंगडम के नेतृत्व में एक आक्रमण का सामना करना पड़ा। अनगिनत लोगों की जान चली गई और शाही परिवार को दक्षिण में शरण लेनी पड़ी। मार्शल ईशान एकमात्र व्यक्ति था जो पीछे रह गया था। अपनी गुजराल सेना बलों की कमान संभालते हुए उन्होंने लगातार कई सराहनीय कार्य किए, खोई हुई जमीनों को वापस पाया और उत्तरी आबादी को बचाया जो गंभीर संकट में थी। 3 साल बाद गुजराल सेना बलों ने आखिरकार सन किंगडम को हराने में कामयाबी हासिल की।
राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया और उसी वर्ष ईशान गुजराल को मार्शल की उपाधि दी गई। उसी समय स्काई मार्शल अकादमी हाउस, स्काई मार्शल एकेडमी की स्थापना के लिए सेना के दिग्गजों को संगठित किया गया। अपनी सीमित नींव के कारण स्काई मार्शल अकादमी हाउस, स्काई मार्शल एकेडमी ग्रेड 3, ग्रेड क्लास 3 कबीले रक्षक दल द्वारा स्थापित रक्षक मार्शल अकादमी हाउस, रक्षक मार्शल एकेडमी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। हालांकि स्काई मार्शल अकादमी हाउस ओमान किंगडम के लिए सैन्य अकादमी के रूप में भी कार्य करता है। स्काई मार्शल अकादमी हाउस से स्नातक होने के बाद जो लोग सेना में प्रवेश करते हैं वे निश्चित रूप से एक अच्छा पद प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जहां तक मार्शल ईशान का सवाल है, वे स्काई मार्शल अकादमी हाउस के मानद रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल हैं। उनकी मार्शल साधना पोस्ट सेलेस्टियल स्टेज मध्य चरण तक पहुंच गई थी। औसत मार्शल कलाकार के लिए पोस्ट सेलेस्टियल स्टेज और पल्स कंडेंसेशन स्टेज से परे की चीजें बहुत दूर की बात हैं। वर्तमान में गाड़ी रुक गई थी और वेद प्रताप ने गहरी सांस ली। क्या यह हो सकता है कि मार्शल ईशान खुद अंदर है? वह आदमी एक किंवदंती है। गाड़ी का पर्दा एक तरफ खिसका दिया गया और वेद प्रताप आश्चर्यचकित हो गया। जो बाहर आया था वह एक युवती थी। युवती को देखकर वेद प्रताप आश्चर्यचकित हो गया, जबकि रक्षित प्रताप की आंखें सीधे उस पर चिपक गईं। ऐसी कौन सी सुंदरता है जो साम्राज्यों को हिला सकती है? यही है। युवती ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी, उसके काले बाल कमर तक लटक रहे थे, उसकी त्वचा सुंदर जेड की चमक से चमक रही थी, उसका रूप पूर्ण चंद्रमा की तरह मंत्रमुग्ध करने वाला था, उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह चमक रही थीं। उसकी एक सुंदर उभरी हुई नाक, नुकीली ठोड़ी और जेड जैसी पतली गर्दन थी। उसमें कोई दोष नहीं था जिसे कोई देख सके। इसके अलावा वह ज्ञान और पवित्रता की आभा बिखेर रही थी, जिससे उन लोगों के मन में एक अपरिहार्य विचार आया, एक अद्वितीय सौंदर्य। अपने अंगरक्षकों और दासियों के साथ युवती गाड़ी से उतरी और मेले में चली गई। वह जहां भी जाती ऐसा लगता जैसे क्षेत्र में कई रंग चमक उठे हों और आड़ू के फूल खिल गए हों। युवती के लिए वह इस सुंदर छवि के भीतर नृत्य कर रही थी, जिससे हर कोई उसे एक स्वप्न में खो गया। सभी की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी गाड़ी, जिसकी कीमत कई हजार सोने के सिक्के थी, उसकी शानदार सुंदरता, गुजराल परिवार जो 80 साल से ज्यादा समय तक टिका रहा, इनमें से कोई भी बात उसे ध्यान का केंद्र बनाने के लिए काफी होती। जब तक युवती उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, तब तक रक्षित प्रताप अपनी नजरें हटाने को तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर अनिच्छा की झलक थी। वेद प्रताप ने पूछा, वह कौन है? क्या तुम उसे जानते हो? रक्षित प्रताप ने जवाब दिया, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन वह मुझे नहीं जानती। वह ईशान गुजराल की पोती श्रेया गुजराल है। वाकई? एकदम सही, समझाते हुए रक्षित प्रताप ने प्रशंसा की। वेद प्रताप ने सिर्फ ओह कहा। उसने कुछ हद तक उसकी पहचान का अंदाजा लगा लिया था और बिना किसी इरादे के बस पूछ लिया था, इसलिए वह बहुत हैरान नहीं हुआ। रक्षित प्रताप ने वेद प्रताप की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आगे बोला, वह लड़की ग्रेड 6, ग्रेड क्लास 6 मार्शल टैलेंट है। क्या क्या? वेद प्रताप अवाक रह गया। ग्रेड 6 टैलेंट, ग्रेड क्लास 6, क्या आप निश्चित हैं? वेद प्रताप ने इससे पहले जो सबसे बेहतरीन टैलेंट देखा था वह ग्रेड 4 था। ग्रेड 5 टैलेंट की बात करें तो ग्रीन पर्पल सिटी में एक भी नहीं था। शायद ओमान किंगडम में ऐसे लोग मौजूद हों, लेकिन उनकी संख्या निश्चित रूप से सीमित होगी।
हालांकि उसे अभी अभी बताया गया था कि जो युवती अभी अभी गुजरी थी वह ग्रेड 6 टैलेंट ग्रेड क्लास 6 है। उसके लिए यह बस एक अकल्पनीय तथ्य था। रक्षित को पहले से ही वेद प्रताप की इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी और उसने कहा, मैं कहता हूँ भाई वेद, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी ग्रेड 6 मार्शल टैलेंट की तुलना में उसका रूप और भी अद्भुत है? वेद प्रताप ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि उसकी प्रतिभा और भी अद्भुत है। ग्रेड 6 टैलेंट, यह तो बिल्कुल अनसुना है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह किस मार्शल आर्ट स्टेज में है? रक्षित प्रताप ने कंधे उचका दिए, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से उच्च होना चाहिए। यह देखते हुए कि वह इतनी उच्च प्रतिभा से संपन्न है और एक महान परिवार में पैदा हुई है, शारीरिक प्रशिक्षण चौथा या पांचवा चरण शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि भाई वेद, आप केवल इन मार्शल आर्ट के बारे में ही क्यों पूछते हैं? इतनी सुंदर सुंदरता को देखने के बाद क्या आपका दिल बिल्कुल भी नहीं हिलता? इस सवाल ने वेद प्रताप को चौंका दिया। वह लकड़ी से बना नहीं है। एक सुंदर महिला सभी सज्जनों को प्रिय होती है और श्रेया गुजराल वास्तव में परिपूर्ण है। हालांकि जिया विभोरण के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद वेद प्रताप को समझ में आ गया था कि एक प्यार भरा परिवार जो हमेशा के लिए टिक सकता है उसे तभी हासिल किया जा सकता है जब उसके पास पर्याप्त ताकत हो। अपनी मौजूदा ताकत के साथ इस तरह की कोशिशें निरर्थक थीं। पलटकर उसने पूछा, क्यों? क्या तुम्हें वह पसंद है? नहीं, मैं तो बस एक प्रशंसक हूँ। यह लड़की मुझसे बहुत दूर है, मैं इस तरह के विचार नहीं रख सकता। मुझे यह भी नहीं पता कि ओमान सिटी में कितने लोग भाग्यशाली आदमी बनने की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि उनमें से कोई भी योग्य नहीं है। यह लड़की निश्चित रूप से भविष्य में रक्षक दल की तरह एक सच्चे कबीले में प्रवेश करेगी। वह बहुत पहले से ही रक्षक मार्शल अकादमी हाउस, रक्षक मार्शल एकेडमी की एक मुख्य शिष्या बन गई थी। हम जैसे नश्वर लोग उसके जैसी किसी से मेल खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा जलन होती है वह यह है कि वह एक शिलालेख मास्टर, इंस्क्रिप्शन मास्टर भी है। शिलालेख मास्टर, इंस्क्रिप्शन मास्टर, वेद प्रताप को कुछ अनोखे व्यवसायों के बारे में ज्यादा समझ नहीं है। आमतौर पर इन अनोखे व्यवसायों में योग्यता की बहुत मांग होती है और उन व्यवसायों को रखने वाले लोगों की संख्या कम होती है। इन व्यवसायों पर खर्च की जाने वाली राशि भी बहुत कम है। मार्शल आर्ट की साधना के लिए आवश्यक व्यय के साथ तुलना करने पर यह एक बूंदाबांदी के बराबर है। एक शिलालेख मास्टर हथियारों पर सरणियां और प्रतीक उकेरने के लिए विशेष सामग्री का उपयोग कर सकता है। वे उस पर एक प्रतीक उकेर कर उपकरण को मजबूत कर सकते हैं। इस पेशे के लिए उच्च स्तर की प्रतिभा और एक मजबूत आत्मा शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार जब कोई शिलालेख मास्टर बन जाता है तो पैसा कमाना खाने पीने जितना आसान हो जाता है। दुर्भाग्य से अधिकांश मार्शल कलाकारों को इस पेशे के संपर्क में आने का कोई मौका नहीं मिलेगा। भले ही उनके पास प्रतिभा हो, लेकिन उनके पास अपने अभ्यास में सफलता प्राप्त करने का कोई मौका नहीं होगा क्योंकि अभ्यास में बहुत अधिक सामग्री शामिल होगी। स्वाभाविक रूप से यह राशि गुजराल परिवार के लिए केवल एक बूंदाबांदी है। ऐसा कहा जाता है कि शिलालेख तकनीकों में श्रेया गुजराल की उपलब्धि एक उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। वह अपने साथियों के बीच बेजोड़ है और पुरानी पीढ़ी के कई लोगों को भी हरा सकती है। रक्षित प्रताप ने मार्शल वे में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, इस प्रकार वेद प्रताप की तुलना में समझ का उच्च स्तर प्राप्त किया।
जब वह वाक्पटुता से समझा रहा था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वेद प्रताप ने अपना सिर नीचे झुका रखा था, जैसे कि वह किसी बात पर गहराई से विचार कर रहा हो। भाई वेद, तुम उत्तेजित महसूस नहीं कर रहे हो, है ना? खैर, यह देखते हुए कि वह कितनी स्वर्गीय सुंदरता है, यह सामान्य है। कुछ नहीं, वेद प्रताप ने अपना हाथ हिलाया। तो यह वही था। वे सरणियां, शिलालेख, उत्कीर्णन, विभिन्न प्रतीक और रहस्यमय अक्षर, साधारण दिखने वाले हथियार जो एक मजबूत वातावरण को विकीर्ण करते थे, जो आत्मा के टुकड़े के भीतर थे, वे सभी शिलालेखों से संबंधित थे। यह पता चला कि जिन वस्तुओं को उसने अस्थायी रूप से अनदेखा किया था, उनका वास्तव में इतना अधिक मूल्य था।